नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही संवेदनशील मैटर के ऊपर बात करने वाले हैं। एक आर्टिकल आया था हाल ही में द प्रिंट में, जिसको लिखा है शेखर गुप्ता ने, एक रिनोन्ड जर्नलिस्ट है। वो लिखते हैं 5 रीजंस फॉर क्राइसिस इन ग्लोबल इस्लाम। एक बहुत ही लॉजिकल आइडिया बताते हैं कि इस्लाम क्या क्राइसिस में है या नहीं, अगर है तो क्या है 5 रीजन, ये सोचिएगा। तो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स इस डिस्कशन में एक ऑब्जेक्टिव माइंडसेट रखें और इन 5 रीजंस को सुने और खुद डिसाइड करें इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ क्राइसिस और नॉट। सो लेट अस बिगिन द डिस्कशन। लेकिन उससे पहले, मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई सवाल है। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। उसके साथ ही साथ स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इंफॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप। इसके साथ ही साथ दिवाली ऑफर चल रहा है स्टडी आईक्यू पर, 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट है। प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ दैट। इससे पहले कि मैं 5 रीजंस पे चलूं, पहले तो मैं आपको खबर बता देता हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले महीने अक्टूबर में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कुछ स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि इस्लाम क्राइसिस में है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई उनकी, बहुत टिप्पणियाँ आई उन पे, स्पेशली इस्लामिक कंट्री से, जैसे कि टर्की के जो राष्ट्रपति है रेसिप तय्यिप एर्दोगान। उन्होंने कहा कि मैक्रोन को अपने दिमाग का टेस्ट करवाना चाहिए, ही शुड गेट हिज हेड एग्जामिन्ड। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उन्होंने एक लेटर लिख दिया, 2 पेज का लेटर लिखा है मुस्लिम उम्मा यानी कि मुस्लिम नेशंस को। उन्होंने कहा है कि हमें री एजुकेशन की ज़रूरत है, वेस्ट को री एजुकेट करना पड़ेगा इस्लाम के बारे में। और मलेशिया के महातिर मोहम्मद ने तो एक स्टेप आगे कर दिया। उन्होंने तो ऑलमोस्ट जस्टिफाई कर दिया फ्रेंच किलिंग का। जो फ्रेंच के एक टीचर थे सैमुअल पैटी, जिनकी हत्या हो गई थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि फ्रेंच शुड बी किल्ड, करेक्शन। साथ ही साथ वो इस हद तक चले गए कि उन्होंने ऑलमोस्ट जस्टिफाई कर दिया मास किलिंग ऑफ फ्रेंच पीपल। तो ये आप देख सकते हो कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन। अभी चलिए देखते हैं शेखर गुप्ता के 5 रीजंस जो वो देते हैं। सबसे पहला रीजन, रिलीजन एक बहुत ही पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट रहा है, पहले भी, आगे भी रहेगा और अभी भी है ही। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल की बात करें तो उसमें वो कहते हैं कि इस्लाम इज द मोस्ट पॉलिटिसाइज्ड रिलीजन एज ऑफ टुडे। अगर हम लोग इस्लाम की बात करें, इस्लाम सेकेंड लार्जेस्ट फेथ है। पहला सबको पता है कि क्रिश्चियनिटी है, दूसरा इस्लाम आता है। इस्लाम में पॉपुलेशन क्लोज टू 200 करोड़ है, जस्ट बिहाइंड द क्रिश्चियंस। और अगर हम लोग इस्लाम की बात करें, मुस्लिम्स की बात करें, तो वो डिफरेंट सेट ऑफ गवर्नेंस में रह रहे हैं आज भी। और इसीलिए बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि देयर आर मेनी इस्लामिक कंट्रीज विच आर स्टिल इन द मिडिवल एजेस। क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ गवर्नेंस। फॉर एग्जाम्पल, कुछ इस्लामिक कंट्रीज है जो मोनार्की फॉलो करती हैं, कुछ इस्लामिक कंट्रीज है जहां पे डेमोक्रेसी है, जहां पे गाइडेड डेमोक्रेसी है, जहां पे अभी भी बहुत ज़्यादा तानाशाही चलती है, शरीयत लॉ चलता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल दीज आर देयर। लेकिन अगर हम लोग मुस्लिम्स की पॉपुलेशन में, करेक्शन, अगर हम लोग मुस्लिम पॉपुलेशन में भी बात करें तो 60% मुस्लिम एशिया में है। और अगर हम लोग एशिया की बात करें, 4 बड़े देश हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया, जहां पे बहुत सारे मुस्लिम्स रहते हैं डेमोक्रेसी में या फिर एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करें, प्लीज याद रखिए, डेमोक्रेसी कोई परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए दैट इज द बेस्ट। उससे अगर अच्छा ऑप्शन आ जाए तो वेल एंड गुड। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में रहती है, तो इसीलिए पॉलिटिकल हो चुका है। पॉलिटिकल क्यों? अगर हम लोग मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियाज की बात करें तो हर बार हम लोग बात छेड़ते हैं सेक्युलरिज्म की। इंडिया में भी बहुत बार वाद विवाद हो चुका है सेक्युलरिज्म के ऊपर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, एटसेट्रा। तो सेक्युलरिज्म एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सबके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक नेशंस की अगर बात करो तो वो लोग सेक्युलरिज्म को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि सेक्युलरिज्म एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, सेक्युलरिज्म एक बहुत ही बैड वर्ड है। लेकिन जो मुस्लिम्स डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हैं या फिर टू सर्टेन एक्सटेंट डेमोक्रेटिक नेशंस में रहते हैं, वो वहां पे सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं।
इनफैक्ट वो वहां पे सेक्युलरिज्म को टेस्ट करवाते हैं। टिपिकल एग्जांपल इंडिया के सेक्युलरिज्म के ऊपर बहुत सवाल उठते हैं, अभी इनफैक्ट फ्रेंच सेक्युलरिज्म पे भी सवाल उठ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इज दिस नॉट अ क्राइसिस? अगर इस्लाम सेक्युलरिज्म को नहीं मानता है, देन व्हाई सेक्युलरिज्म को टेस्ट कराते हैं इन रेस्पेक्टिव कंट्रीज? अ क्वेश्चन मार्क और अ क्राइसिस। द नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या मुस्लिम उम्मा है? मुस्लिम उम्मा का मतलब है मुस्लिम यूनिटी। मुस्लिम या इस्लाम में यह माना जाता है कि सारे इस्लामिक कंट्रीज आर कनेक्टेड। मुस्लिम उम्मा को यह कहते हैं कि एक बॉडी है, मतलब इट इज लाइक वन बॉडी। किसी एक पार्ट को भी पेन हो जाए, द एंटायर बॉडी शुड फील द पेन। अगर हम लोग इस मुस्लिम उम्मा की बात करें, इस्लाम में इसको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस दिया जाता है। देयर इज ऑलवेज अ नोशन दैट पैन इस्लामिज्म शुड बी फॉलोड। लेकिन अगर हम लोग वॉर्स देखें रिसेंट टाइम में, पिछले 5 से 6 दशकों में हम लोग अगर जंग देखें, किन देशों में हुई है? मेजॉरिटी हैव बीन दी मुस्लिम कंट्रीज, ईरान, इराक, कुवैत वॉर एटसेट्रा। यू कैन सी मेनी एग्जाम्पल्स। ऐसा कब हुआ है कि मुस्लिम उम्मा या मुस्लिम अलायंस मिलके किसी और देश के साथ लड़ चुके हैं? वे बैक, जहां तक मुझे याद है, आई वुड से 1967 में एक बहुत बड़ा अरब देशों का अलायंस बना था जिन्होंने लड़ा था इजराइल के खिलाफ। उसके बाद तो हम लोग देख सकते हैं कि मुस्लिम उम्मा अगर कह रहे हैं तो उसके ऊपर एक सवाल उठ जाता है, तो क्या ये क्राइसिस नहीं है? जब मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं तो मुस्लिम यूनिटी है या नहीं? अगर है तो मुस्लिम उम्मा के अंदर भी डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? अगर चाइना वीगुर मुस्लिम्स के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन करता है तो मुस्लिम नेशंस उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? तो ये एक सवाल जरूर उठता है, एक और क्राइसिस बन जाता है। अगर हम लोग मुस्लिम उम्मा या मुस्लिम यूनिटी की ही बात करें, शेखर गुप्ता कहते हैं पैन इस्लामिज्म कंट्रीज में तो ज्यादातर दिखता नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा लड़ाइयां होती है वेस्ट एशिया में, जहां पे शिया और सुन्नी क्राइसिस चल रहा है एटसेट्रा। अगर पैन इस्लामिज्म की बात करें तो पैन इस्लामिज्म दिखता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि वो बात करते हैं एक कैलिफेट की, जैसे अल कायदा या आइसिस। अभी कह सकते हैं कि वो पैन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है क्या? और अगर वो है तो क्यों वो इस्लामिक नेशंस के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, या फिर क्यों वो इस्लामिक नेशंस में ज्यादातर लड़ रहे हैं? आइसिस अगर बात करें तो आइसिस ये कहता है कि हमें एक पैन वर्ल्ड कैलिफेट बनाना चाहिए और एक शरीयत लॉ को एनफोर्स करना चाहिए। अगर ये आइसिस का मानना है, अगर ये पैन इस्लामिज्म है, अगर ये मुस्लिम उम्मा है, तो क्या इस पैन इस्लामिज्म को मानेंगे दूसरे मुस्लिम्स? फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम्स जो है ऑलरेडी इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, जहां पे नेशनलिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रांग है पैन इस्लामिज्म से भी ज्यादा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, जब क्रिकेट होता है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अगर क्रिकेट होता है तो क्या होता है रवैया यहां की पब्लिक का? क्या वो पैन इस्लामिक होते हैं या पैन नेशनल होते हैं? अगर पैन इस्लामिक हो भी जाए तो क्या वो प्रिफर करेंगे एक कैलिफेट को, एक इस्लामिक कैलिफेट को वो सपोर्ट करेंगे, या फिर अपने डेमोक्रेटिक कंट्री या अपनी रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट को वो सपोर्ट करेंगे? गुप्ता कहते हैं कि इन देशों में एक डेमोक्रेटिक सरकार है, यहां पे अगर कोई लीडर भी है, उस लीडर के खिलाफ ऑपोजिशन भी है, वो एक यूनिटी ले आता है मुस्लिम्स में। तो ये सब चीजें फिर दर्शाती है क्या ये क्राइसिस नहीं है? आगे चलकर बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं शेखर गुप्ता। फोर्थ आइडिया ऑफ क्राइसिस इस पैन इस्लामिज्म। जो मुस्लिम उम्मा की बातें होती हैं, पैन इस्लामिक यूनिटी की बातें होती है, वन बॉडी, अगर एक जगह पेन हो तो पूरी बॉडी को फील होना चाहिए। पैन इस्लामिज्म, इज इट नॉट इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट ऑल्सो? अगर हम लोग इस्लामिक इनइक्वालिटी के बारे में बात करें तो इतना ज्यादा स्टार्क इनइक्वालिटी है इस्लामिक नेशंस में। मुस्लिम नेशंस आर कंप्लीटली डिवाइडेड। अगर हम लोग मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें, ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन अफ्रीका और एशिया में है जो पुअर हैं, और अगर रिच मुस्लिम्स की बात करें, गल्फ कंट्रीज हैं जो ज्यादातर रिच है लेकिन वहां पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है। अगर ये रिच एंड पुअर इस्लाम की डिवाइड हो चुकी है, क्या हम ये सवाल पूछ सकते हैं पैन इस्लामिज्म के तहत, मुस्लिम उम्मा के तहत, कि जो रिच
अरब कंट्रीज हैं, क्या वो अपनी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने गरीब इस्लामिक भाइयों में? सवाल फिर से उठ जाता है। इसका जवाब ज़्यादातर तो ना होगा। उसके साथ ही साथ जो गल्फ अरब नेशंस हैं वो लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप कर चुके हैं वेस्ट कंट्रीज के साथ, यूएस के साथ, यूके के साथ, ईयू के साथ, और उनकी पार्टनरशिप काफ़ी अच्छे से चल रही है। तो जीडीपी, पैसे की जब बात आती है, देयर इज अ लॉट ऑफ इनइक्वालिटी, बट ओनली व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल इश्यूज, रिलीजन, देयर इज पैन इस्लामिज्म। सो इज दिस नॉट अ क्राइसिस? चलिए देखते हैं एग्जैक्टली कितना ज्यादा डिफरेंस है। अगर हम लोग बात करें सऊदी अरब की, यूएई की, इजिप्ट की, इराक की, अल्जीरिया की, जो ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज हैं, उनका जीडीपी बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑल दीज कंट्रीज। दिस क्लियरली शोज कि देयर इज इस्लामिक इनइक्वालिटी विच इज वेरी वेरी ह्यूज। तो चलिए आखिरी पॉइंट पे बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इस्लामिक कंट्रीज में क्या प्रोटेस्ट करने का राइट है? सवाल ये उठता है कि इस्लामिक कंट्रीज में डेमोक्रेसी, या अगर लोगों को कुछ पसंद नहीं है, क्या उस पर वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं? इस्लामिक कंट्रीज में शरिया की बातें चलती हैं, वहाँ पे लोग कई बार नाखुश होते हैं। वो कहते हैं कि जो उनके शेख हैं, वहाँ पे मोनार्कीज हैं, जो शेख्स हैं या फिर उनके जो आका है, जो लीडर हैं, जो उनकी रॉयल्टी है, वो उनके डिसीजंस कई बार पसंद नहीं आते हैं, वो उनको क्रिटिसाइज तक नहीं कर पाते हैं। अगर लॉ कोई पसंद नहीं है तो उसके खिलाफ रिजेंटमेंट भी नहीं होता। इनफैक्ट बहुत से लोग ये भी एलेज करते हैं कि जो शेख हैं, जो रॉयल्स हैं, वो बिक चुके हैं टू द अमेरिकन शैतान, मतलब अमेरिकन शैतान। तो ये सब जानते हुए भी हम देख चुके हैं कि बहुत बार जो सऊदी वुमेन की प्रोटेस्ट एटसेट्रा, कुछ हद तक जो छोटी मोटी प्रोटेस्ट हुई है, वहाँ पे ड्राइव, वुमेन को ड्राइव करने दिया जाए, फ्री सऊदी वुमेन, बहुत सी जगह पे भी, ईरान, इराक में, विथ रिस्पेक्ट टू फुटबॉल, वॉचिंग फुटबॉल, इन सब चीज़ों पे प्रोटेस्ट बहुत ही मिनिस्क्यूल है। तो इसीलिए क्या ये एक और क्राइसिस नहीं है कि इस्लामिक कंट्रीज में देयर इज नो राइट टू प्रोटेस्ट, बट देयर इज अ राइट टू प्रोटेस्ट इन द डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जहां पे हम लोग देख सकते हैं अभी फ्रांस में इतना ज्यादा बवाल उठ चुका है जब इस्लाम के ऊपर क्वेश्चन आया, जो प्रॉफिट मोहम्मद का जो कार्टून बना था उसके ऊपर विवाद आया, तो देयर इज अ राइट टू प्रोटेस्ट। तो अगर यहां पे प्रोटेस्ट नहीं है तो वहां पे प्रोटेस्ट कैसे? दैट इज अनदर क्राइसिस विच द एडिटर आस्क्स। तो ये सारे सवाल बनते हैं कि इस्लाम क्राइसिस में है या नहीं। इन सब चीजों का निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, एक ऑब्जेक्टिव तरह से सोचें तो हम लोग एक पोस्ट ट्रूथ या पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहां पे किसी रिलीजन को, किसी धर्म को, इनफैक्ट किसी आइडिया को यूनिवर्सल बता ही नहीं सकते। देयर इज ट्रूथ एवरीवेयर। हर धर्म में एक ट्रूथ है, हर धर्म में एक सच्चाई है, अच्छाई है। तो उन अच्छी चीजों को आप फॉलो कीजिए, और अगर कुछ चीज नेगेटिव है तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा शन करने की और एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। तो प्लीज थिंक ओवर दिस एंड लेट मी नो योर व्यूज ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन. With this, I end my discussion. Thank you very much. Jai Hind.